तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड देयर जुरिस्डिक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे-कैसे कोर्ट बने हुए हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी उनकी सीमा क्या है, कहाँ-कहाँ तक वो अपना फैसला सुना सकते हैं और कहाँ-कहाँ तक वो अपना काम कर सकते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवोकेट एक्ट के बारे में, और एडवोकेट एक्ट देखने के बाद हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू का, और उसके बाद देखेंगे राइट एंड ड्यूटी, और उसके बाद हम जो है देखेंगे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो कराएंगे। लेकिन पहले ये करते हैं, ठीक है। तो राइट हायरार्की ऑफ कोर्ट जो है आपको मालूम होगा कि ये सबसे मोस्ट एसेंशियल फंक्शन है, ताकि अच्छे से जुड चलाया जा सके। कोर्ट में जुडिशियरी जो है अलग अलग काम करती है। कभी कभी जुडिशियरी जो है गलत करने पर सजा भी देती है, और जुडिशियरी कभी कभी एग्जाम्स भी कराती है। जब जुडिशियरी एग्जाम कराएगी तो जुडिशियरी उस वक्त स्टेट का फॉर्म होती है, जैसे आपको मालूम होगा। तो ये बस इसी तरह बता रहा हूँ, हायरार्की ऑफ कोर्ट में लिखने के लिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जुडिशियरी जब एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है हाई कोर्ट, तो वो एज ए स्टेट होती है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। नहीं तो नॉर्मली जुडिशियरी जो है वो स्टेट नहीं होती है। हम लोग जुडिशियरी के खिलाफ नॉर्मली केस नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कर केस कर सकते हैं जो केशवानंद भारती में जुडिशियरी में जो जज थे, उन्होंने क्यों बेसिक स्ट्रक्चर ला दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं हम। लेकिन हाँ, अगर कोई एग्जाम वगैरह कराएं जहाँ पर वो पार्टी बन सकते हैं स्टेट, वहाँ पर उनके खिलाफ जाया जा सकता है। ये बोनस नॉलेज था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को मालूम था तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो आपका नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा। तो हम लोग देखते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट जो हैं वो इंडिया में है। जो भी जस्टिस है वो मोस्ट एसेंशियल फंक्शन है, ताकि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करा सकें। और जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए अगर एक ही कोर्ट होता तो अच्छे से जस्टिस नहीं प्रोवाइड हो पाती। इसीलिए हायरार्की बनाया गया है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की कोर्ट बनाई गई है, ताकि लोगों को आसान हो सके जस्टिस पाना, और लोग आसानी से जस्टिस पा सकें। इसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट को देखेंगे, समझेंगे। इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन का, जो कि आर्टिकल 50 में दिया गया है, जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा। और इसको वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी कहा गया है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो देखती रहती है कि क्या जो है डेमोक्रेसी जो है उसको कोई मतलब जैसे कुत्ता कैसे रखवाली करता है, और मतलब घर का किसी को अंदर घुसने नहीं देता है, चेक करते रहता है कौन सही है कौन गलत है। जो गलत होता है उसको मार के भगा देता है, जो सही होता है उसको अंदर आने देता है। इसीलिए जुडिशियरी को वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। फिर ये ग्रीन हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, अपने आप हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। हाँ, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का देख रेख करने वाला है। क्या कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है वो चेक करेगा, चेक करने के बाद जाने देगा। कैसे कुत्ता सूंघता है, सूंघने के बाद जाने देता है, उस तरह से जुडिशरी के पास पावर है कि चेक करेगा। सूंघने की पावर जिसमें जैसे कुत्ते में है, वैसे जुडिशरी के पास पावर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिससे वो चेक कर सकता है कि जो चीज़ें हैं क्या वो जस्ट हैं, क्या वो फेयर हैं, क्या वो रीजनेबल हैं। जो लॉ पहले भी बनाए गए हैं या अभी बन रहे हैं, अगर उसके खिलाफ केस आता है कोर्ट में, तो उसका जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस चेक करने के बाद वो अलाउ कर सकती है रीजनेबल। जो कि आया था मेनका गांधी केस में, बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। और इसमें गोल्डन ट्रायंगल आया था, आर्टिकल 14, 19 और 21 के बारे में बताया गया था। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि अगर 14 होता है, 19 और 21 अपने आप उल्लंघन हो जाएगा, तो इसीलिए उसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहा गया था। गोल्डन ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैंने इमेज बना दिया, तो गोल्डन ट्रायंगल था। तो इस तरह से चीज़ें थी। तो जो भी इसको प्रोटेक्टर भी कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? आर्टिकल रीट जो है 32 में है, तो हमारा जो भी राइट जो भी होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, फंडामेंटल राइट को। और 226 में, 32 में सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट, और 226 में हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट। तो प्रोटेक्टर ऑफ आवर ए फंडामेंटल राइट, एफ आर में शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है गार्जी। और उसके बाद गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। जो भी जुडिशियरी हैं उनको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि यही गार्जियन का क्या काम होता है कि बच्चों को देखना कि कहीं भटक ना जाए, कुछ गलत करे तो उसको सजा सुनाए, और उसको मतलब बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियरी को कहा गया है। और जुडिशियरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं
कि जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा गार्जियन जो घर में होते हैं, मान लेते हैं दादाजी किसी के घर में सबसे उम्र दराज हैं, तो वो दादाजी जो हैं सबसे बड़े गार्जियन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हैं। तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट भी कहा है, और इसका काम ये है कि चीज़ों को देखे और यूनिफॉर्म वे में फंक्शन करके लोगों तक सुविधा प्रोवाइड कराए। और इंडियन जुडिशियरी जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह का कोर्ट होता है, या सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह का कोर्ट होता है, इस तरह से कोर्ट बटा हुआ है। उसके नीचे भी सबसे छोटे एक कोर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुंसिफ कोर्ट, एमसी, मुंसिफ कोर्ट, जो कम पैसे वगैरह की चीज़ें देखते हैं, सभी जगह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं मुंसिफ कोर्ट भी होता है। तो ये सारे जो भी कोर्ट बनाए जाते हैं वो जो यूनियन और स्टेट जो हैं वो जिसमें सारे फंक्शन यूनियन और स्टेट के दोनों को देखे जाते हैं, और इंटायर सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और वो सबसे नीचे है। तो ये यूनियन में भी है, यानी पूरे भारत के लिए एक है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में है अलग अलग, स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट है, और अलग अलग हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह का कोर्ट है, और सबसे नीचे मुंसिफ कोर्ट है। सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, छोटे मोटे पैसे की बात हो, 500 हजार 2000 उस तरह का केस होना हो, तो उस केस को मुंसिफ कोर्ट में भी देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जुडिशरी का जो है 3 टायर सिस्टम है जुडिशरी का, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और उसको डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा, और जो भी चीज़ें हैं अब डायग्राम से बताते चलूंगा, और बहुत जल्दी ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा पढ़ानी है। तो आपको पहले से मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है यानी एचसी, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है, लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लोअर एलसी, लोअर कोर्ट, दो लोअर कोर्ट, या इनको सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोला जाता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो एससी लिख दूंगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो एस ओ सी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, एस से सब हो गया, ओ से ऑर्डिनेट हो गया, सी से कोर्ट हो गया। तो लोअर कोर्ट्स, या हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोल सकते हैं। सब जो लोअर कोर्ट होगा वो कैसे बटेगा, लोअर कोर्ट में एक सिविल की बात होगी, एक रेवेन्यू की बात होगी, रेवेन्यू यानी पैसा वगैरह होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, आरओ आपने सुना होगा। तो वो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू का काम देखता है। मैं यहाँ कोर्ट के सेंस में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रेवेन्यू राजस्व होता है, यानी पैसा धंधा जो है वो बड़े लेवल का पैसा वगैरह को जो है वो उस तरह से चीज़ें कहते हैं। फिर एक क्रिमिनल होगा। तो सिविल वाले में क्या होगा, आप लोग भी डायग्राम बनाते चलिएगा, जो लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं बाद में, और जो लोग अभी हैं, ताकि इससे आपका क्लियर होते जाएगा। और जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइव वाले लोग चैट सेक्शन में या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। उसका सिविल होगा, सिविल में क्या होंगे, डीजे होंगे यानी डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। डीजे पार्टी वाले डीजे नहीं, डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज, शॉर्ट फॉर्म में डीजे बोलते हैं उनको। उसके बाद सब जज होंगे या सीनियर सिविल जज होंगे, जिनको सब जज बोला जाएगा, या दूसरा नाम उनका क्या है, सीनियर के लिए एस लिख दे रहा हूँ, सिविल जज के लिए सी लिख दे रहा हूँ, सीजे, एस सीजे यानी सीनियर सिविल जज होंगे। उनके नीचे क्या होंगे, उनके नीचे ये वाला बहुत जल्दी भर जाता है, उनके नीचे जो होंगे, चल ही नहीं रहा है, हाँ मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनके नीचे क्या होंगे, इधर कर ऊपर ले जाकर बता रहा हूँ। तो इनके नीचे जो होंगे वो क्या होगा, जूनियर सिविल जज, जूनियर सिविल जज, और कहीं कहीं क्या होगा, सीनियर सिविल जज हो गए, जूनियर सिविल जज हो गए, और कहीं कहीं मुंसिफ जज भी हो सकते हैं, ये मुंसिफ वाला कोर्ट होगा। तो कहीं कहीं किसी किसी स्तर पर मुंसिफ जज भी हो सकते हैं। उसके बाद एक होगा, इस ये हो गया इस तरह से सिविल वाला। सिविल में सबसे नीचे आएगा स्मॉल कॉजेज कोर्ट, लोक अदालत, ये सारे हैं सबसे नीचे हैं। तो ये सिविल वाले मामले देखते हैं, मैंने बताया था कि लोक अदालत में जो है वो सिविल मामला देखा जाएगा, क्रिमिनल मामला नहीं देखा जाएगा, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा। सिविल कॉजेज कोर्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट, जिसमें छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, जिसको लोक लोक अदालत भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट के अंडर आता है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सिविल की तरफ आ गया। अब हम आते हैं रेवेन्यू की तरफ। तो रेवेन्यू में क्या होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले होंगे, जो लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले जो सबसे ऊपर होंगे, वो सब जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेंगे, जो रेवेन्यू के मैटर को देखेगा। उसके नीचे आएगा कमिश्नर,
कमिश्नर वाला होगा, ठीक है, कमिश्नर होगा, या इसको कलेक्टर भी बोल सकते हैं, ये लोग आ जाएंगे। इसके नीचे तहसीलदार होंगे, जिसको आरओ भी बोलते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर, सुने होंगे आप लोग, तहसीलदार साहब, आरओ साहब, आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर भी इसको बोलते हैं। और उसके नीचे असिस्टेंट तहसीलदार होंगे, यानी एआरओ, असिस्टेंट तहसीलदार, तहसीलदार टी एच शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ आगे मैं लिख दिया हूँ। और असिस्टेंट को एआरओ भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एआरओ साहब आ गए, आरओ साहब आ गए, तो ये होते हैं रेवेन्यू वाले लोग, जो रेवेन्यू के मैटर को देखते हैं। अब हम आते हैं क्रिमिनल वाले में। क्रिमिनल वाले में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे। और सेशन जज, जज को शॉर्ट में जे लिख दे रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। या उसके नीचे जो उनके नीचे के होंगे, असिस्टेंट होंगे, उनके नीचे वाले असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे उनके नीचे, सेशन जज, जज के लिए मैंने जे लिख दिया है। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मैं मिटाऊँ कि क्या करूँ, चलिए दूसरा पेज खोल देता हूँ, उसमें शुरू से इसी के बारे में बताऊंगा, क्रिमिनल के बारे में। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, छोटा छोटा लिखूंगा तो समझ में मतलब समझ में नहीं आएगा, और बड़ा लिखने के चलते पेज जल्दी भर जाता है, तो ये दिक्कत है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, हाँ, कुछ तो बताएं जरा। हाँ, तो क्रिमिनल साइड का लिख रहे हैं, तो इस तरह से हायरार्की आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये ग्रीन हो जा रहा है, हाँ। क्रिमिनल, क्रिमिनल साइड से कौन है, क्रिमिनल साइड से होंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो भी होते हैं, जो सेशन जज कहा जाता है, जो लोग सजा देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में ऊपर होते हैं। उसके बाद क्या होंगे, असिस्टेंट, असिस्टेंट को शॉर्ट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, DIST शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेशन एस के लिए एस लिख दिया, जज के लिए जे, जे लिख दिया, SJ। उसके नीचे क्या होंगे, मेट्रोपॉलिटन, जो दिल्ली वगैरह वाला स्टेट है, उसको मेट्रोपॉलिटन स्टेट कहा जाता है, दिल्ली मुंबई कोलकाता टाइप का, तो हम मेट्रोपॉलिटन कहा जाएगा। मेट्रो सिटी है तो हम मेट्रोपॉलिटन कहेंगे उनको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन। या उसके नीचे हो जाएगा क्लास वन, जो दूसरे जगह होगा क्लास वन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन में नहीं है, या उनको बोल सकते हैं CMM या CGM CJMI, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सी से चीफ हो गया, एम से मेट्रोपॉलिटन हो गया, और एम से मैजिस्ट्रेट हो गया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। CJMI भी होंगे, तो चीफ जूनियर, यहाँ हो जाएगा जूनियर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे चीफ या तो जून क्या है, CJ, सॉरी ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, सॉरी जे फर्स्ट क्लास, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये वन लिखा हुआ है, आई नहीं है, वन, तो ये हो जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वन, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके नीचे आएगा हमारा दूसरा, वो हो जाएंगे क्लास टू वाले, जो सबसे नीचे है, नीचे से चल रहा है, तो क्लास टू जो है, ये नीचे वाले हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो क्लास टू मैजिस्ट्रेट हो जाएंगे। और इनको हम लोग बोलेंगे MM, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं होता है, दोनों को हम लोग MM बोल देते हैं। तो यहाँ पे है CGM2, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, CGM। जैसे कोई लोग अगर उसके बाद सबसे नीचे इनका हो जाएगा क्लास थ्री मैजिस्ट्रेट, जिनको हम लोग बोलते हैं CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। तो जो लोग एग्ज़ाम दे के बनते हैं, वो लोग बनते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देते हैं ना, जो लोअर जुडिशरी पास करते हैं, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके वहाँ बनते हैं। अब आते हैं, आप इसको एलोबरेट करके लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो आप जानते हैं आर्टिकल 131 है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में आप जो भी जानते होंगे कि ये जो बताया है, उसकी बातों को ओरिजिनल मानना पड़ेगा, और उसका जुरिस्डिक्शन जो होगा ऑल ओवर इंडिया में होगा। जो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में आप जानते हैं वो देख लीजिएगा। फिर 132 और 134A एपेलिट जुरिस्डिक्शन है, जो अपील किया जा सकता है हायर कोर्ट में। एपेलिट जुरिस्डिक्शन है हायर कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग आके अपील लेके आते हैं अपने केस में डिसीजन के बाद, उसी को बोलते हैं एपेलिट जुरिस्डिक्शन, जो 132 और 132 से 134A तक दिया हुआ है। फिर 136 में क्या है, SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, उसमें आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है। उसके बाद 137 है,
वो है रिव्यू जुरिस्डिक्शन, रिव्यू करने का जुरिस्डिक्शन है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में जो होगा लिख लीजिएगा। ये बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, इसलिए मैं इसको उतना अच्छे से एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसके बाद है हमारा आर्टिकल 32 और जो है वन थर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 139, ये सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन है। 139 में भी रीट के बारे में बताया गया। आपको पता है 139 के बारे में क्या है सुष्मिता जी, बताइए। 32 में तो रीट जुरिस्डिक्शन का पांचों बताया गया है, 139 में रीट के बारे में क्या बताया है, बताइए। आपको कुछ आइडिया है आर्टिकल 139? आप चैट में लिख के बताइए। बाकी लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, जब भी वो लोग भी चाहें तो बता दें, तभी तो सीख पाएंगे। आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया गया, पावर दिया गया है कि वो ऑर्डर रीट को दे सकता है। उनके पास पावर है कि उनके पास जब भी जरूरत पड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने के लिए वो रीट लागू कर सकते हैं। 32 में बस रीट के बारे में बताया गया है, लेकिन रीट लागू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को है। वो कहाँ बताया गया है, 139 में बताया गया है। 5 प्रकार के रीट है, आपको मालूम होगा, मैंडेमस प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो सरसरी, जिसको सेरोटरी भी बोलते हैं, अलग अलग लोग सेरोटरी सेरोसरी पता नहीं अलग अलग बोलते हैं, और जो भी बोलिए लेकिन स्पेलिंग सही लिखिएगा। तो मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यू वारंटो हो गया, सरसरी हो गया, और हैबियस कॉर्पस हो गया। तो ये सारे पांचों हैं, तो पांचों के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, उतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है, तो आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में भी एग्जाम में जाके 32 और 139 को एलोबरेट करके एग्जाम में लिख दीजिएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 143, जिसको हम लोग आई लव यू आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कैसे आई लव यू आर्टिकल के नाम से जानते हैं मैं अभी बता देता हूँ। तो आई लव यू आर्टिकल नाम से इसलिए जानते हैं कि आई में एक लेटर है इसीलिए वन हो गया, लव में 4 लेटर है इसीलिए 4 हो गया, और 3 में यू में 3 लेटर है इसीलिए यू हो गया। तो आई लव यू आर्टिकल, और आई लव यू आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडवाइस ले रहे हैं कौन, प्रेसिडेंट, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि क्या करें क्या ना करें। तो उनसे प्यार करेंगे तभी तो उनसे एडवाइस लेंगे। जो इंसान किसी से नफरत करेगा उससे क्यों एडवाइस लेगा, तो जिससे प्यार करेगा उसी से लेगा ये एडवाइस। तो इसीलिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है 143 में है। और भी अदर पावर हैं जो 129 में सुप्रीम कोर्ट के है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, और वो पनिश कर सकता है अपने कंटेम्प्ट के लिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कोई सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है, जो आर्टिकल 120 के अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। इसको एलोबरेट करके एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो भी है 139A, 139 ये है कि पावर टू विदड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस, यानी कोई भी केसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है एक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। ये आर्टिकल वो ट्रांसफर ऑफ केसेस ये कर सकता है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 139A के अनुसार। उसके बाद है आर्टिकल 141, जिसको स्टेयर डेसाइसिस बोलते हैं, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द लॉ सुप्रीम कोर्ट टू बी द लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ दे दिया वो लॉ ऑफ द लैंड होगा, सबको मानना पड़ेगा। अब आते हैं आर्टिकल 142, सुष्मिता जी ने उस दिन बताया था कि 142 भी हो सकता है सॉवरिन की तरह के, ऐसा कुछ बताया था। तो 142 जो है इसलिए बनाया जाता है ताकि अप्रोप्रिएट ऑर्डर दिया जा सके, ताकि कंप्लीट जस्टिस मिल सके। तो 142 जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सके ताकि लोगों को कंप्लीट जस्टिस मिल सके उस केस में जिस केस के लिए आए हैं। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म। हम लोग जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अब आते हैं हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। तो हाई कोर्ट का तो आपको मालूम ही होगा कि आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए जारी कर सकता है। तो इसका एम्बिट ज़्यादा है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को। उसके बाद आर्टिकल है 227। तो आर्टिकल 227 जो है वो क्या बताता है, वो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, ताकि वो सुपरवाइज कर सके एडमिनिस्ट्रेशन में। सब ऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करेगा, किसी भी चीज़ को देख के बताएगा कि हाँ ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। कोई केस फंस जाए तो केस का डिसीजन लेने के लिए लोग आते हैं हाई कोर्ट, माई बाप आप उनको थोड़ा राय सलाह दे दीजिए कि इसमें हम क्या करें। तो सुपरवाइज कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है कि हाँ आप ये करिए, इस केस में इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद है आर्टिकल 228 जो सुप्रीम हाई कोर्ट को मिला हुआ है कि इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, जैसा ज़रूरत हो इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है, 228 में है। उसके बाद जो भी है
और उसके बाद जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसके पास है हाई कोर्ट के पास। अगर सिविल सूट अगर 20 लाख से ज़्यादा का है, तो कोई भी इंसान सिविल सूट 20 लाख से ज़्यादा का है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। उसके बाद एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है। आप देख लीजिएगा कहाँ-कहाँ क्या दिया हुआ है। उसके बाद जो भी है रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है। सीपीसी और सीआरपीसी के अनुसार कि रिवाइज़ भी कर सकता है अपने चीज़ों को। सीपीसी और सीआरपीसी के अनुसार क्या है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है। और आर्टिकल 215 के अनुसार ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये भी अपने कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी अपने कंटेम्प्ट के लिए कोई भी गलत कर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोई भी गलत करता है तो कंटेम्प्ट के लिए सज़ा सुना सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो सबके लिए सज़ा सुना सकती है। हाई कोर्ट भी अपने नीचे वाले सबके लिए सज़ा सुना सकती है और खुद के लिए भी सज़ा सुना सकती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए सज़ा नहीं सुना सकती है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बदले या सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बदले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा सुना सकते हैं। तो सिविल कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट होंगे हाई कोर्ट के, और वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अनुसार होंगे कि कितने पैसे की बात है उसके अनुसार। उसके बाद जो भी है एपेलेट जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी ऑर्डर पास कर दिया सिविल जज तो उसके खिलाफ अपील में आ सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सिविल सूट के लिए जो कि 20 लाख तक है। मैंने बताया था 3 रुपये से 20 लाख तक का कोई भी केस होगा तो आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 लाख नहीं है, 3 रुपये से 20 लाख रुपए तक का है कि 3 रुपये से 20 लाख रुपए तक की कोई भी घटना हो तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं। यानी 20 लाख के ऊपर के लिए भी आ सकते हैं और 3 रुपये से 20 लाख के लिए भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं, सॉरी ये सिविल कोर्ट का था, सॉरी सॉरी। सिविल कोर्ट के पास ये है जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कि वो सिविल कोर्ट 3 रुपये से लेके 20 लाख तक का देख सकता है, समझ सकता है, उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो सिविल सूट में 3 लाख तक का फाइन कर सकते हैं। क्रिमिनल कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है उसके सबऑर्डिनेट होगा। एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट का आया होगा। उसके बाद जो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें मैक्सिमम सेंटेंस 3 साल तक के ही सुना सकते हैं। जो जो लोअर लेवल वाले जज हैं, सेकंड क्लास वाले लोग और थर्ड क्लास वाले मजिस्ट्रेट जो हैं वो 3 साल तक की ही सज़ा सुना सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल जो है वो बनाया जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में ताकि अलग-अलग चीज़ों को देखी जा सके, और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पे होगा। जो ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा वो कैसा-कैसा होगा, डिस्ट्रिक्ट से लेके अलग-अलग प्रकार का ट्राइब्यूनल होगा, मैं बता देता हूँ, रुक जाइए, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो जो भी है हमारा यहाँ, हाँ, 7 बज गया, अभी 1 घंटा है, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें करनी है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जो भी ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स का कैसे आए थे? ट्राइब्यूनल्स जो थे 42nd अमेंडमेंट से आए थे, 1976 से आए थे। 42nd अमेंडमेंट को याद करने का तरीका बताया था, 4 to 6 होता है, 6 से पहले आता है 7, और 19 में हुआ था तो 1976 में आया था ट्राइब्यूनल 42nd अमेंडमेंट से। तो ट्राइब्यूनल जो है वो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह के लिए बनाया जा सकता है, या और भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनके लिए भी बनाया जा सकता है। नॉर्मली जो कंज्यूमर कोर्ट के लिए बनता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ये ट्राइब्यूनल को दिया गया है पावर कि ठीक है आप जो हैं चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और देख रेख कर सकते हैं, और उसके खिलाफ किसी को होगा तो वो केस कर सकता है। सबसे पहले हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कि 20 लाख रुपए तक की चीज़ों को देख सकता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कितना होगा, 20 लाख तक। उसके बाद आता है स्टेट कमीशन, एस टी लिख दिया स्टेट कमीशन के लिए, या पूरा लिख देता हूँ, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन कितना है, इसका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। क्या ओरिजिनल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक का होगा, 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का स्टेट कमीशन के पास। फिर आते हैं नेशनल कमीशन, एनसी, नेशनल कमीशन जो होगा उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ से शुरू होगा, जब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बात होगी और जहाँ तक जाना चाहे। और इसके ऊपर अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो मैंने ऊपर में लिख दिया था। अब आप नेशनल कमीशन से संतुष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं और वहाँ आप अपना जो भी है न्याय पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हायरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट खत्म होता है। तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सुष्मिता जी, बताइए, कोई डाउट है आपका यहाँ तक में?
तो फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाहिए तो डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। आपको जैसा हो आप बताइए। नो डाउट। ठीक है, तो इसको रिकॉर्डिंग को पहले ऑफ कर दें, फिर नया सेशन शुरू करेंगे इसी में, ताकि अलग अलग रहता है ना तो सही रहता है लोगों को समझने में भी, एक साथ मिक्स हो जाएगा